हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंप्लीफाइड बाय शिवम। और एग्जाम रिलेटेड करंट अफेयर और बाकी चीजों को सिंप्लीफाई करने के क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोग आज सिंप्लीफाई करेंगे द हिंदू के मेन एडिटोरियल को, और जो कि इकोनॉमी के ऊपर है। और ये लिखा है अरुण कुमार जी ने, वो देखेंगे हम लोग। और ये मेरे बारे में है, आप पढ़ सकते हैं। और ये टेलीग्राम का ग्रुप है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये रहा वो आर्टिकल, मैक्रो वेरिएबल प्रोजेक्शंस इन अनसर्टेन टाइम्स, और ये लिखा है अरुण कुमार जी ने, जो कि प्रोफेसर हैं इकोनॉमिक्स के। और इसको शुरू करने से पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि फेड रेट क्या होता है, मैक्रो वेरिएबल्स क्या होते हैं, स्टैगफ्लेशन क्या होता है, और ब्लैक इकोनॉमी क्या है। तो इन चीजों को डिस्कस करेंगे। एक्चुअली सबसे पहले आते हैं हम लोग फेड रेट पर। तो फेड रेट यूएस की 12 बैंक्स का एक समूह है, जो कि फेडरल ओपन मार्केट कमेटी, इनकी एक कमेटी है। और ये साल में 8 बार मिलती है। इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ को जो है पूरा कंट्रोल करने के लिए ये अपना रेट डिसाइड करते हैं। और फेड रेट जब इन्होंने अभी बढ़ाया है रिसेंटली, तो क्रेडिट महंगा हुआ है, इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर की सप्लाई भी इम्पैक्ट हुई है। तो ये तो हो गया फेड रेट। ठीक है, एक्चुअली क्या है कि ये जो 12 बैंक्स हैं, ये अपना जो रिजर्व ब्लांच है इनका, उसको ये रिजर्व कर, इसको ये रखती हैं एक दूसरे के पास। ठीक है, इसमें सबसे मेजर है तो फेडरल बैंक ऑफ न्यूयॉर्क है, वो सबसे मेन है। उसके बाद हम लोग आते हैं मैक्रो वेरिएबल्स क्या होते हैं इकोनॉमी में। आपको पता है इकोनॉमी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, माइक्रो एंड मैक्रो। तो मैक्रो के जो वेरिएबल्स हैं वो आपके जीडीपी हो गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया, ठीक है, करंट अकाउंट डेफिसिट हो गया, ये सारी चीजें, इन्फ्लेशन हो गया, ये सारी चीजें आपकी जो है मैक्रो वेरिएबल्स में आती हैं। तो इनका कहना ये है कि मैक्रो वेरिएबल प्रोजेक्शंस जो हैं, वो ये जो टाइम है ये थोड़ा अनसर्टेन है। इस पे इन्होंने डिस्कस किया किया है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो डिस्कस किया है वो ये है कि डेटा रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, इस पे हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। लास्ट में कुछ पॉइंट्स देखेंगे जो कि की टेक अवेज होंगे। और उसके बाद फिर हम लोग आते हैं स्टैगफ्लेशन पे। स्टैगफ्लेशन बेसिकली जो है, इसको रिसेशन इन्फ्लेशन भी कहते हैं, रिसेशन इन्फ्लेशन भी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये वो सिचुएशन होती है जब इन्फ्लेशन तो हाई होता है, इन्फ्लेशन हाई होता है, और साथ ही साथ आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ है उसका जो रेट है वो स्लो होता है, और अनएम्प्लॉयमेंट भी हाई होता है। तो क्या हुआ, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट, इन दोनों का कॉम्बिनेशन इज नोन एज स्टैगफ्लेशन। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, इसमें प्रॉब्लम पॉलिसी मेकर्स के लिए आती है कि अगर वो इन्फ्लेशन को कम करने के लिए अगर वो कोई पॉलिसी बनाते हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये थोड़ी समस्या की बात हो जाती है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं ब्लैक इकोनॉमी पे। अब भाई ब्लैक इकोनॉमी क्या होती है, अब वो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो कि अनट्रैक्ड हो, जो मतलब जिस पर टैक्स ना लगता हो, और वो लोग जो मतलब पूरी तरह से जो है टैक्स के जो रेगुलेटरी सिस्टम है उससे बिल्कुल बाहर हो। ठीक है, और रिपोर्ट रिपोर्ट नहीं हो पाती उन पे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे जो कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं उनको कैश में पे हो जाता है। ठीक है, अब टेबल के नीचे से उनको पैसा मिल गया, तो ना ही जो एम्प्लॉयर है उसने टैक्स दिया, अपनी इनकम दिखाई, और ना ही जो एम्प्लॉई है उसको कोई बेनिफिट मिला। तो ये सारी चीजें हो गई बेसिक टर्मिनोलॉजी जो इसमें बीच में एक दो बार आई भी है। तो फेडरेट मैक्रो वेरिएबल समझ गए आप लोग, स्टैगफ्लेशन समझ ही गए, इन्फ्लेशन प्लस अनएम्प्लॉयमेंट, और फिर ब्लैक इकोनॉमी। ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो इस आर्टिकल में मैक्रो वेरिएबल की प्रोजेक्शंस को लेके कुछ प्रॉब्लम है, कुछ समस्याएं हैं। अरुण कुमार, जो कि मैंने बताया था आपको कि प्रोफेसर हैं इकोनॉमिक्स के जेएनयू में, तो इनका कहना ये है कि फेड रेट जो है वो 0.75 बेसिस पॉइंट जो है बढ़ा है। ठीक है, और इससे क्या हुआ, आरबीआई को भी बाध्यता हुई है, उसने भी इंटरेस्ट रेट्स को हाइक किया है। ठीक है, अब इनका कहना ये है कि जो पूरी जो ट्रेजेक्ट्री है, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमी की, वो इम्पैक्ट हो रही है, इंडियन इकोनॉमी को भी इम्पैक्ट कर रही है। ठीक है, अब इसमें जो मेजर जो अनसर्टेनिटी आई है वो रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से आई है, राइट, और चाइना की जीरो कोविड पॉलिसी की वजह से। इन दो कारणों से आई है, एक तो रशिया यूक्रेन वॉर हो गया, और दूसरा जीरो कोविड पॉलिसी हो गई चाइना की। अब चाइना की जीरो कोविड पॉलिसी से क्या इशू है, चाइना की जीरो कोविड पॉलिसी ये कहती है कि जरा सा भी कहीं भी अगर जो है एक दो छुटपुट केस भी अगर आते हैं तो वो कंप्लीट लॉकडाउन इंप्लीमेंट कर देता है उन रीजन्स में। अब चूंकि चाइना जो है एक मैन्युफैक्चरिंग हब है, तो ग्लोबल सप्लाई बॉटलनेक्स जो है वो इससे उत्पन्न होते हैं, पॉइंट नंबर वन।
पॉइंट नंबर 2 ये है कि पॉलिसी जो है अपने आप में वो किस पे डिपेंड होती है, वो होती है डेटा पे, और डेटा डिफिशिएंट है अभी हमारे पास प्रॉपर डेटा नहीं है, तो फ्यूचर प्रोजेक्शंस हम कैसे कर पाएंगे। और अब जो फ्यूचर प्रोजेक्शंस कर रहे हैं उनमें क्या दिक्कतें आ रही हैं, ये इन्होंने यहाँ पे बताया है कि डेटा को लेकर के क्या क्या समस्या है। अभी क्यों हम ये बात कह रहे हैं कि डेटा जो है वो अभी अप्रोप्रिएट और उतना जो है एक्यूरेट नहीं है हमारे पास। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं स्टैगफ्लेशन एंड डिसीज। इसमें इनका कहना ये है कि जो कोविड के टाइम में जब जो है ह्यूमन एक्टिविटी एकदम डिक्लाइन हो गई थी, डिमांड एकदम कम हो गई थी, ठीक है, और ग्लोबल सप्लाई बॉटलनेक्स भी बहुत थे उस समय, ठीक है। तो इन अ ग्लोबलाइज्ड इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड प्रोडक्शन वाज हिट रिजल्टिंग इन प्राइस राइज, इन्फ्लेशन आया और रियल इनकम लॉस हुई, ठीक है। और ये सारी चीजें उस दौरान हुई, ठीक है, पर उससे उबर नहीं पाए, तब तक ये वॉर वाली सिचुएशन आ गई। अब जो नया वेरिएंट आया है उससे उतना इम्पैक्ट तो नहीं पड़ा क्योंकि ऑलरेडी इम्यूनिटी भी है जो वैक्सीनेशन हुआ है उससे, और उतना ज्यादा समस्या नहीं आई। अभी बीच में जो मंकी पॉक्स को लेके जो इशू हुआ है उसको लेके भी जो डब्ल्यूएचओ का जो स्टेटमेंट आया है वो ये है कि ही सीम्स टू बी वेरी कॉन्फिडेंट दैट दे कैन टैकल दिस, और इतना सीरियस नहीं जितना कोविड 19 जितना सीरियस, ठीक है। उसके बाद अब आते हैं द यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, ये अभी हम लोग ये देखेंगे, फिर एक नया कोल्ड वॉर एरा है, ठीक है, जरा ये देखेंगे, फिर हम लोग डेटा वाले पॉइंट पे आएंगे, ठीक है। अब क्या है कि इस वॉर की वजह से बहुत अनसर्टेनिटी आ गई है, ठीक है। अब रीजन क्या है कि ये जो प्रॉक्सी वार चल चल रहा है, ये जो दो पावरफुल ब्लॉक्स के बीच में, ठीक है। तो प्रॉक्सी वार का मतलब क्या है कि इनडायरेक्टली जैसे वेस्ट जो है वो यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है, मिलिट्री और इकोनॉमिकली जो है उसको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, और रशिया से जो भी ट्रेड कर रहा है उसको सैंक्शन करने की बात की है, ठीक है। तो ये सारी समस्याएं हैं, तो एक तरीके का ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, और कोई भी साइड जो है इसमें एफर्ट नहीं कर कर पा रही है कि जो कन्वेंशनल वॉर है वो लगातार चलता रहे इतना, ठीक है। अच्छा ठीक है, इसके बाद द वॉर एंड द सैंक्शंस हैव ऑलरेडी अफेक्टेड द वर्ल्ड इकोनॉमी एंड यूरोपियंस इन पर्टिकुलर द यूएस इकोनॉमी हैज एंटर्ड ए टेक्निकल रिसेशन। अब 2 क्वार्टर की जीडीपी डिक्लाइन हुई है यूएस में भी, ठीक है। श्रीलंका में अलग समस्याएं चल रही हैं, और नेपाल और पाकिस्तान की जो प्रॉब्लम्स हैं, मतलब उनकी जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो भी उतनी अच्छी नहीं है। तो इंडिया पे इम्पैक्ट तो देखो पड़ना है क्योंकि इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड है एकदम, ठीक है। अब सबसे बड़ा डिसरप्शन कहाँ आया है, एनर्जी सप्लाई में आया है रशिया से, ठीक है। हालांकि हम तो अभी ट्रेड कर रहे हैं रशिया से, लेकिन रशिया बाकी देशों से ट्रेड नहीं कर पा रहा है, चाइना ने उसके साथ ट्रेड बढ़ा दिया है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है ये भी हाई इन्फ्लेशन के कॉजेज में से एक है। एक तो पेंडेमिक हुआ और फिर दोबारा ये सब शुरू हो गया। अब एक नए कोल्ड वॉर की तरफ जो है इशारा कर रहे हैं। अब ये नया कोल्ड वॉर क्या है? Even if the war ends, a new Cold War between two big blocs has started. Russia and China on one hand और rich nations on the other. ठीक है, तो रशिया और चाइना एक तरफ हैं और दूसरी तरफ ये वेस्ट के ये जो भी पावरफुल कंट्रीज हैं, और रशिया को वीक करने के लिए ये सब सैंक्शन वगैरह लगा रहे हैं, ठीक है। तो वही बात जो मैंने अभी बताई, बाकी ये ब्रीफ में ये कह रहे हैं कि द ग्लोबल इकोनॉमी वुड कंटिन्यू टू बी हिट इन द फोर्सिएबल फ्यूचर ड्यू टू द वॉर, due to war sanctions, right? And new cold war between two big economic blocks। वही सिंपल सी बात है, एक नया एक तरीके का कोल्ड वॉर है, फिर से उसी तरीके के पावरफुल ब्लॉक्स बन गए जैसे पहले बने थे। कम्युनिस्ट ब्लॉक एक अलग था, कैपिटलिस्ट ब्लॉक अलग था, वो फिर बाद में रशिया का डिसइंटीग्रेशन हुआ, ठीक है। इस पे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा जल्दी। अच्छा, अब डेटा रिलेटेड वरीज क्या है, देखिए ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, और ये देखिए इसमें ये कह रहे हैं कि अनसर्टेनिटी फ्रॉम ग्लोबल फैक्टर्स वाज नॉट बैड इनफ, इंडियन पॉलिसी मेकर आल्सो फेस डेटा रिलेटेड इश्यूज, इट इज नॉट ओनली अवेलेबल with big lag on most macroeconomic variable, but for many variable data are either not available or has huge error। अब क्या कह रहे हैं ये कि या तो डेटा है लैग, लैग का मतलब इनका ये है कि भाई पिछले जो साल का अगर हम डेटा उससे अगर हम करंट की सिचुएशन एनालाइज कर रहे हैं तो उसमें क्या है, उसमें क्राइसिस भी हुई है, कोविड भी आया है, और तो ये सब तो उसमें नहीं काउंट हो रहे हैं। अच्छा, तो वही ये प्रॉक्सी डेटा इसको ये बोलते हैं, ठीक है। प्रॉक्सी डेटा का मतलब यही होता है कि भाई बस लमसम अंदाजा लगा रहे हैं कि लास्ट ईयर ऐसा था उसके कंपैरिजन में अभी इस बार जो कैसा है, ठीक है। जीडीपी का क्वार्टरली डेटा प्रॉपरली अवेलेबल नहीं है, पॉइंट नंबर 1 ये भी हो गया आपका, ठीक है। और उसके बाद एग्रीकल्चर के अलावा जितने भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर हैं उनका डेटा अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अच्छा,
उसके बाद में क्या हुआ है कि थर्ड पॉइंट क्या है कि प्रोजेक्शंस फ्रॉम द प्रीवियस ईयर और प्रॉक्सीज आर यूज्ड, बोथ दीज इंट्रोड्यूस एरर्स। वही वाली बात है कि प्रीवियस ईयर का डेटा यूज करोगे तो भाई एरर आ रहा है उससे। प्राइस डेटा टू आर प्रॉब्लमेटिक, ठीक है। सर्विस सेक्टर जो है वो अंडर रिप्रेजेंटेड है सीपीआई में, ठीक है। प्राइसेस ऑफ मैनी सर्विसेज हैव राइजन एंड एक्सपेंडिचर्स ऑन देम हैव इंक्रीज ड्रामेटिकली, ठीक है। अब एक्सपेंडिचर उन पे बढ़ गया है, उन सर्विसेज पे बहुत ज्यादा। अब क्या है कि जो कंजम्पशन की जो बास्केट है उसमें उनका वेटेज जो है वो चेंज नहीं किया जा रहा है, ये भी एक समस्या है, ठीक। अब एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं कि हेल्थ और एजुकेशन पे एक्सपेंडिचर बढ़ा है लोगों का, ठीक है, पेंडेमिक के टाइम में और उसके बाद भी, ठीक है। और ब्लैक इकोनॉमी का भी इम्पैक्ट है, वो भी फैक्टर इन नहीं होता है, ठीक है। अब ये इनका वेटेज जो है वो बास्केट में वो उतना ही है, और ब्लैक इकोनॉमी का तो है ही, वो भी काउंट नहीं होता है। तो इस तरह से जो है जब फ्यूचर प्रोजेक्शन नहीं होगा सही से अभी वर्तमान एनालिसिस नहीं होगा तो फ्यूचर प्रोजेक्शंस भी उतना बेहतर नहीं हो पाएगा, ठीक है भाई। आगे आते हैं। फर्दर द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज कॉमन फॉर द अपर क्लास एंड पुअर। अभी पहले क्या था, अर्बन और ये इंडस्ट्रियल वर्कर ये सब का डिवीजन होता था, अभी क्या है कि कॉमन है, ठीक है। तो जो अपर क्लास है वो तो बहुत स्मॉल पोर्शन ऑफ अपनी इनकम का कंज्यूम करता है, और जो पुअर पर्सन है उसकी तो लगभग सारी सैलरी उसमें चली जाती है, सारा जो उसकी जो इनकम है वो उसमें चली जाती है। तो उसके पास कोई कुशन ही नहीं बचता है कि वो आगे कुछ खर्च कर पाए, ठीक है। तो उसको क्या करना पड़ता है, उसको अपना कंजम्पशन ही कम करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद ये कह रहे हैं कि इससे जो है ट्रू पिक्चर इकोनॉमी की नहीं आ पाती कि लोग कितनी डिस्ट्रेस में है, ठीक है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो कि एम्प्लॉय करता है 94% वर्क फोर्स का, उसको सबसे ज्यादा झटका लगा है, ठीक है। जब ये इन्फ्लेशन बढ़ा है, ठीक है। इट डज नॉट हैव द बार्गेनिंग पावर टू गेट इट्स वेजेस इंक्रीज्ड एज प्राइस राइज। अब क्या है कि उसके पास इतनी बार्गेनिंग पावर तो है नहीं वो पुअर क्लास के पास कि भाई वो जो है अपने वेजेस बढ़वा पाए, ठीक है। तो द डेटा डज नॉट रिफ्लेक्ट दिस, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर बिकम्स इनविंसिबलाइज्ड, ठीक है। पॉलिसी मेकर्स यूजिंग सच फॉल्टी डेटा इनविजिबलाइज देम। अब वो क्या है कि अब वो जो है खो जाते हैं, डेटा में काउंट ही नहीं हो पाता है। अब इकोनॉमी अगर ग्रो कर रही है 7.5% इन्फ्लेशन से, और आरबीआई का टॉलरेंस लेवल जो है 6% है, ठीक है, तो इनको करने की कुछ जरूरत ही नहीं है। पर इससे क्या हुआ, वो जो पुअर सेगमेंट है वो बहुत बैडली हिट हुआ, राइट। तो यही है इंडियन पॉलिसी मेकर्स के पास, एक टास्क है बहुत ह्यूमंगस की भाई, जो है कम से कम डेटा करेक्ट जो है वो कलेक्ट करो, ठीक है, आने वाले समय में, ताकि हम जो है फ्यूचर प्रोजेक्शन जो है इकोनॉमी का वो बेहतर तरीके से कर पाए। और लास्ट में इनका कहना यही है कि पता नहीं कब तक वॉर चलेगा, कितना और इंटेंसिफाई होगा, कितनी और कब तक इसके बाद ये कोल्ड वॉर चलेगा। तो अभी इनका कहने का मतलब है कि डेटा करेक्ट है नहीं, तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे फॉग में कोई एक गाड़ी चला रहा है और वो भी फॉल्टी इक्विपमेंट है उसकी गाड़ी का, राइट। तो ये मोटा मोटी जो है बातें इसमें कही गई हैं। अच्छा, आगे जो है हम लोग देखते हैं की टेक अवेज क्या है। एक तो ये फेडरेट वाली बात हो गई, एक सेकेंड रुकिएगा जरा। तो ये फेडरेट वाली बात हो गई, रशिया यूक्रेन वॉर हो गया, ग्लोबल सप्लाई बॉटलनेक, चाइना में जो जीरो कोविड पॉलिसी उनकी चलती है उसकी वजह से, डेटा डिफिशिएंट पॉलिसी है। हमारे पास पॉलिसी तो है पर वो क्या है, डेटा डिफिशिएंट है। नया कोल्ड वॉर जो है वो दो बिग ब्लॉक्स के बीच में शुरू हुआ, और हमारे पास क्वार्टरली जीडीपी डेटा भी नहीं है, इनअप्रोप्रिएट है जो भी है अभी, ठीक है, प्रॉक्सी डेटा है वो। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर का डेटा अवेलेबल नहीं है। प्रीवियस ईयर से जो है हम प्रोजेक्शंस कर रहे हैं, जिसमें जो है जो शॉक्स होते हैं, जैसे पेंडेमिक का शॉक हुआ तो वो सब काउंट नहीं होता है, फैक्टर्ड इन नहीं हो पाता है। सर्विस सेक्टर जो है वो अंडर रिप्रेजेंटेड है। इम्पैक्ट ऑफ ब्लैक इकोनॉमी जो है वो भी नहीं फैक्टर इन होती है। सीपीआई है वो कॉमन है अपर क्लास और पुअर के लिए, एक की तो इनकम बहुत कम कंज्यूम होती है उसके खाने पीने में, और एक की तो पूरी चली जाती है। और 94% वर्कर जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो है उसकी परचेजिंग पावर जो है वो गिरी है। तो ये मोटा मोटी बातें हैं सारी की सारी। तो आई होप आपको ये सिंप्लीफिकेशन थोड़ा एडिटोरियल का समझ में आया होगा। और एक लाइन और रह गई लास्ट में, वो ये कि ये जो पॉलिसी मेकर हैं जो प्रिडिक्ट कर रहे हैं कोर्स ऑफ इकोनॉमी का विद फॉल्टी ऑफिशियल डेटा, ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे पायलट नेविगेटिंग इन अ डेंस फॉग विद फॉल्टी इक्विपमेंट, ठीक है। तो ये वाली लाइन छूट गई थी मेरी। बाकी अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार।